देखिए, बीकॉम द्वितीय वर्ष में जो आपका द्वितीय भाषा हिंदी का पाठ्यक्रम है, उसको एक बार आपके सम्मुख फिर से रखेंगे क्योंकि बहुत दिनों के बाद ये तासिका हो रही है। बीच में मैंने प्रयास किया था लेकिन पता नहीं छात्र क्यों शामिल नहीं हो रहे हैं। शायद अपने आप को संपूर्ण समझने लगे हैं। कोई बात नहीं, हम अपना काम करते रहेंगे। आज मैं फिर से आपके पाठ्यक्रम का पुनरावर्तन करता हूँ, जो मैंने पीपीटी के रूप में आपके सम्मुख पहले प्रस्तुत किया था। फिर से एक बार उसका पुनरावर्तन करना अत्यंत आवश्यक है, ऐसा मानता हूँ। और ये जो वीडियो तैयार हो रहा है अभी, मतलब जो मैं बात कर रहा हूँ या आपसे संवाद कर रहा हूँ, इसकी यूट्यूब लिंक थोड़ी देर बाद, जैसे ही ये यूट्यूब लिंक तैयार हो जाएगी, वैसे ही हम आपके सम्मुख प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। उसका भी अध्ययन आपको करना है। देखिए, बीकॉम, ध्यान रहे कि बीए बीएससी का पाठ्यक्रम लगभग समान है, लेकिन बीकॉम का पाठ्यक्रम अलग है। और बीकॉम का पाठ्यक्रम अलग होने का कारण यह है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यह निश्चित किया है कि वाणिज्य विद्या शाखा अलग है, इसलिए उसे केवल साहित्य न पढ़ाया जाए, अपितु दैनंदिन जीवन में जो वित्त, वाणिज्य एवं व्यवसाय संबंधी आदान प्रदान किया जाता है, उस आदान प्रदान को आप भाषाई तौर पर समझें। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के शहर से नया पाठ्यक्रम बनाने की कोशिश की है। ध्यान रहे, आपका जो प्रश्न पत्र है उसका शीर्षक है हिंदी द्वितीय भाषा हिंदी प्रश्न पत्र क्रमांक 3। आपने प्रश्न पत्र क्रमांक 1 और 2 प्रथम वर्ष में पढ़े थे, और इस वर्ष में आपको द्वितीय भाषा हिंदी प्रश्न पत्र क्रमांक 3 पढ़ना है इस सत्र में, और अगले सत्र में द्वितीय भाषा प्रश्न पत्र क्रमांक 4। अब देखें कि इस प्रश्न पत्र का शीर्षक क्या है। इससे पहले मैं बहुत बार कह चुका हूं, लेकिन बहुत दिनों का गैप होने के कारण, अंतर होने के कारण, जो छात्र पढ़ रहे हैं या लिख रहे हैं या मीटिंग में ज्वाइन नहीं हुए हैं, उनके लिए जो यूट्यूब लिंक बना रहा हूं, उसको ठीक ढंग से आप सुने और देखें बाद में। तो बीकॉम द्वितीय वर्ष तृतीय सत्र में द्वितीय भाषा हिंदी प्रश्न पत्र क्रमांक 3 का शीर्षक है संप्रेषण मूलक एवं व्यावसायिक हिंदी भाग 1। संप्रेषण मूलक एवं व्यावसायिक हिंदी भाग 1, जो अगले सत्र में भाग 2 बन जाएगा। इस पर जो पुस्तक लगी है, एक विशिष्ट पुस्तक आपके पाठ्यक्रम में लगी है, और उस पुस्तक का नाम ही है संप्रेषण मूलक एवं व्यावसायिक हिंदी। इसका संपादन हिंदी पाठ्यक्रम समिति, जिसको हम हिंदी अध्ययन मंडल कहते हैं, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय औरंगाबाद ने किया हुआ है। और यह पुस्तक प्रकाशित हुई है ओरिएंटल ब्लैक स्वैन प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली से। यह पुस्तक महाविद्यालय में उपलब्ध है। बड़ी है पुस्तक, कीमत भी ज़्यादा है, लेकिन महाविद्यालय में उसकी 10 प्रतियां हमने मंगवाई हैं। आप वो महाविद्यालय से लेकर के उसका अध्ययन कर सकते हैं। और अगर महाविद्यालय आरंभ हुआ जल्दी से तो महाविद्यालय में पढ़ाएंगे, और अगर आरंभ नहीं होता है तो इसी प्रकार से ऑनलाइन आभासी तासिकाओं के द्वारा हम आगे जाएंगे। हमारे पाठ्यक्रम में कौन सी चीज़ें, पहले ध्यान रहे, हमारे पाठ्यक्रम में
इस समय 5 बिंदुओं पर हमें विचार करना है। पहला है भाषा और भाषा शिक्षण, जिसके वीडियो मैंने पहले ही दे दिए हैं YouTube पर से। दूसरा है प्रयोजन मूलक भाषा और हिंदी। तीसरा वाणिज्य व्यापार और हिंदी। चौथा व्यावसायिक संप्रेषण और पांचवा निबंध लेखन। और वो भी निबंध लेखन कौन सा? जो वाणिज्य से संबंधित निबंध हैं, वो साहित्यिक निबंध नहीं है, वाणिज्य से संबंधित निबंध हैं, उनको लेकर के चर्चा हमें करनी है। तो ये जो 5 शीर्षकों के अंतर्गत, मैं फिर से कह रहा हूं, इन 5 शीर्षकों के अंतर्गत हमें पढ़ाई करनी है इस सत्र में। आपकी परीक्षाएं लगभग मार्च में होंगी, मार्च के पहले हफ्ते में। लगभग हमारे पास 3 महीने हैं, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। तो दिसंबर महीने के तो कुछ दिन निकल गए हैं लगभग, और फरवरी महीना भी छोटा होता है, तो मान लीजिए 2-2.5 महीने में आपको संपूर्ण तैयारी करनी है। मैं फिर से कह रहा हूं, हमारा पाठ्यक्रम जो है संप्रेषण मूलक एवं व्यावसायिक हिंदी भाग 1 का 5 शीर्षकों के अंतर्गत विभाजित किया गया है, जिनमें भाषा और भाषा शिक्षण पहला शीर्षक है। दूसरा शीर्षक है प्रयोजन मूलक भाषा और हिंदी। तीसरा शीर्षक है वाणिज्य व्यापार और हिंदी। चौथा शीर्षक है व्यावसायिक संप्रेषण और पांचवा शीर्षक है निबंध लेखन। अब इनमें से एक एक को हम बहुत अच्छी तरह से देखने का प्रयास करेंगे। ध्यान रहे, जब हम पहले शीर्षक की बात करते हैं भाषा और भाषा शिक्षण, जिसमें आपको फिर से 5 अलग अलग उपशीर्षकों के अंतर्गत अध्ययन करना पड़ेगा, जिसमें पहला शीर्षक है, उपशीर्षक है भाषा, तात्पर्य एवं स्वरूप। भाषा, तात्पर्य एवं स्वरूप। दूसरा उपशीर्षक है भाषा के प्रकार्य। तीसरा उपशीर्षक है भाषा के विविध रूप। चौथा उपशीर्षक है भाषा शिक्षण की प्रक्रिया। लिखने का प्रयास नहीं करें, इसकी YouTube लिंक आपको मिल रही है, चिंता मत कीजिए, और बाद में इसके नोट्स भी मिल जाएंगे आपको। भाषा, तात्पर्य एवं स्वरूप, भाषा के प्रकार्य, भाषा के विविध रूप, भाषा शिक्षण की प्रक्रिया, बहुत महत्वपूर्ण भाग है जिसके वीडियो हमने डाल दिए हैं, और भाषा कौशल, श्रवण, भाषण, वाचन और लेखन। श्रवण, भाषण, वाचन और लेखन। प्रफुल्ल, आप अपना अपना माइक बंद करें, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है। बंद कीजिए, ठीक है। तो देखिए कि जो 5 उपशीर्षकों के अंतर्गत पहला शीर्षक हमें पढ़ना है, जिसमें भाषा और भाषा शिक्षण के अंतर्गत भाषा, तात्पर्य एवं स्वरूप, भाषा के प्रकार्य, भाषा के विविध रूप, भाषा शिक्षण की प्रक्रिया, भाषा कौशल, श्रवण, भाषण, वाचन और लेखन। देखिए, मैंने इससे पहले भी कहा है कि इसमें जो चौथा उपशीर्षक और पांचवा उपशीर्षक है, उसके वीडियो ऑलरेडी मैंने डाल के रखे हैं YouTube पर। वो आपको आपके ग्रुप पर भी उसकी लिंक दे दी है, वो आराम से आप देखें। हम कल से भाषा, तात्पर्य एवं स्वरूप, इस पर विचार करने वाले हैं। जो 5 उपशीर्षक है, उसमें से पहले 3 उपशीर्षकों पर ज़्यादा चर्चा नहीं की थी हमने, उसको लेकर चर्चा करनी है। और देखिए, जो वीडियो हमने अपलोड किए हुए हैं, उनको बहुत गौर से देखें, तो आपका बहुत बड़ा पाठ्यक्रम का भाग वहीं हो जाएगा। उसमें देखिए, हमने जो अपलोड किए, आपको लिंक भेजी है, उन लिंकों में सबसे पहली लिंक आपको देखनी है, वह है मातृभाषा अन्य भाषा शिक्षण की प्रक्रिया। मतलब शिक्षण की प्रक्रिया के अंतर्गत बहुत महत्वपूर्ण भाग है भाषा शिक्षण की प्रक्रिया। उसमें भी
भाषा दो प्रकार की हम सीखते हैं, एक मातृभाषा होती है, दूसरी अन्य भाषाएं होती हैं। उसके उपरांत दूसरा जो वीडियो हमने डाला हुआ है वह है भाषा शिक्षण की प्रक्रिया। इसको भी आपको ठीक ढंग से सुनना है, देखना है। फिर उसके उपरांत भाषाई कौशल क्रमांक 1 श्रवण यानी सुनने का कौशल, इसका भी वीडियो आपने डाला है, वो अच्छी तरह से देख लें। उसके उपरांत भाषाई कौशल क्रमांक 2 उच्चारण अथवा भाषण कौशल, ये वीडियो डाला है। उसके उपरांत उच्चारण एवं मौखिक अभिव्यक्ति कौशल, ये एक वीडियो डाला हुआ है। उसके उपरांत वाचन या पठन कौशल, ये एक डाला है। उसके उपरांत लेखन कौशल भाग 1, लेखन कौशल भाग 2, इतने वीडियो हमने आपके यूट्यूब के लिंक के माध्यम से आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर डाले हुए हैं। उसको ठीक ढंग से समझने की कोशिश कीजिए। और हम अब देखिए, जो भाषा और भाषा शिक्षण का जो पहला शीर्षक है, उसके अंतर्गत मैं फिर से कह रहा हूँ, भाषा तात्पर्य एवं स्वरूप, भाषा के प्रकार्य, भाषा के विविध रूप, भाषा शिक्षण की प्रक्रिया, भाषा कौशल श्रवण, भाषण, वाचन और लेखन, ये हमारा पहला भाग है। दूसरा शीर्षक हमारे सामने आता है, वह प्रयोजन मूलक भाषा और हिंदी। इसमें आपको क्या पढ़ना है, ध्यान रहे। पहली बात आपको ये इसके अंतर्गत 4 शीर्षक हमें पढ़ने हैं, 4 उपशीर्षक पढ़ने हैं। पहला है प्रयोजन मूलक भाषा तात्पर्य एवं स्वरूप, मतलब प्रयोजन मूलक भाषा क्या है, उससे तात्पर्य क्या है, उसका स्वरूप क्या है। दूसरा उपशीर्षक जो आपको पढ़ना है वह है प्रयोजन मूलक भाषा की विशेषताएं। तीसरा है प्रयोजन मूलक हिंदी के विभिन्न रूप, जो अनेक रूप हैं, जिसमें से एक वित्त वाणिज्य संबंधी रूप आपको पढ़ना है, एक रूप पढ़ना है उसमें से केवल। तो अनेक रूप जो उसमें हैं वह प्रयोजन मूलक हिंदी के विविध रूप आपको पढ़ने हैं। और चौथा उपशीर्षक है उसका वैश्वीकरण के परिप्रेक्ष्य में हिंदी का महत्व। आप जानते हैं कि 1990 के उपरांत संपूर्ण विश्व भर में एक वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण की अवधारणा आई, जिसका सीधा सीधा प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ा। और भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण के उपरांत 2 अन्य शब्द आते हैं, आर्थिक उदारीकरण और आर्थिक निजीकरण। तो ये जो किस प्रकार से हुआ और उसमें हिंदी भाषा का क्या महत्व है, इसको हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में समझने की कोशिश करनी है। फिर से ये जो दूसरा शीर्षक है प्रयोजन मूलक भाषा और हिंदी, इसके अंतर्गत 4 उपशीर्षक हैं। प्रयोजन मूलक भाषा तात्पर्य एवं स्वरूप, दूसरा प्रयोजन मूलक भाषा की विशेषताएं, प्रयोजन मूलक हिंदी के विभिन्न रूप, और अंतिम चौथा वैश्वीकरण के परिप्रेक्ष्य में हिंदी भाषा का महत्व। यह हुआ दूसरा शीर्षक। अब हम तीसरे शीर्षक की ओर जाएंगे, जो है आपके पाठ्यक्रम में सबसे महत्वपूर्ण शीर्षक है, वह है वाणिज्य व्यापार और हिंदी। वाणिज्य व्यापार और हिंदी, और इस शीर्षक के अंतर्गत 4 उपशीर्षक हैं, जिनमें पहला है वाणिज्य व्यापार तात्पर्य एवं स्वरूप। आप देखिए, गत वर्ष से आप कॉमर्स बीकॉम में पढ़ रहे हैं, तो कॉमर्स का अर्थ होता है वाणिज्य। तो ये वाणिज्य और व्यापार क्या है इसके अंतर्गत, इसका तात्पर्य क्या है, इसका स्वरूप क्या है, ये आपको पहले समझना पड़ेगा। दूसरा उपशीर्षक आता है वाणिज्य व्यापार के साधन। अगर वाणिज्य व्यापार की संकल्पना आप समझ गए हैं, अगर वाणिज्य व्यापार की अवधारणा को आप समझ चुके हैं, उसके स्वरूप को समझ चुके हैं, तो वाणिज्य और व्यापार के साधन कौन कौन से हैं, उन साधनों की ओर बहुत ध्यान दे करके समझना पड़ेगा। तीसरा उपशीर्षक है वाणिज्य व्यापार और भाषिक प्रकार्य। बिना भाषा के प्रयोग के, बिना भाषा के इस्तेमाल के कोई भी व्यापार नहीं हो सकता। इसलिए वाणिज्य व्यापार से संबंधित भाषिक प्रकार्य कौन कौन से हैं, प्रकार्य मतलब फंक्शंस, कौन कौन से फंक्शंस ऐसे हैं जो आपको वित्त वाणिज्य और व्यापार से संबंधित कार्यों में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। और उसके उपरांत महत्वपूर्ण बात है
चौथा उपशीर्षक है वह है वाणिज्य व्यावसायिक भाषा। ध्यान रहे, प्रत्येक भाषा, चाहे वो हिंदी हो, मराठी हो, अंग्रेजी हो, संस्कृत हो या दुनिया की कोई भी भाषा हो, उस भाषा का अपना जो स्वरूप होता है वो केवल साहित्यिक स्वरूप नहीं होता, तो उसका अपना वाणिज्य व्यावसायिक भाषा का भी स्वरूप होता है। उसकी सामान्य विशेषताएं और संरचनात्मक विशेषताएं आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। ध्यान रहे, ये तीसरा शीर्षक जो है वाणिज्य व्यापार और हिंदी, इसके अंतर्गत आपको 4 उपशीर्षक फिर से पढ़ने हैं। पहला वाणिज्य व्यापार तात्पर्य एवं स्वरूप, दूसरा वाणिज्य व्यापार के साधन, तीसरा वाणिज्य व्यापार औपभाषिक प्रकार्य और चौथा वाणिज्य व्यावसायिक भाषा, मतलब व्यावसायिक भाषा की सामान्य विशेषताएं और संरचनागत विशेषताएं। इनको भी आपको ठीक ढंग से समझना है, पढ़ना है। इसके उपरांत जो आपके इस सत्र के पाठ्यक्रम का अंतिम शीर्षक है उसकी ओर थोड़ा ध्यान देना है आपको। वह है व्यावसायिक संप्रेषण। बहुत ज़रूरी है। संप्रेषण का अर्थ अंग्रेजी में होता है कम्युनिकेशन। अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं, अन्य लोगों से आपका संपर्क बढ़ना है, कम्युनिकेशन आपको करना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? इसके अंतर्गत कुछ 3-4 महत्वपूर्ण उपशीर्षक आते हैं। पहला है संप्रेषण के साथ तात्पर्य और स्वरूप क्या है, मतलब संप्रेषण या कम्युनिकेशन क्या होता है। अब ये संप्रेषण को या कम्युनिकेशन को समझने के उपरांत, उसके स्वरूप को समझने के उपरांत संप्रेषण के मुख्य प्रकारों की ओर ध्यान देना पड़ेगा। एक है भाषिक संप्रेषण और एक है भाषेतर संप्रेषण। मतलब इस समय मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, ये भाषिक संप्रेषण है। कभी कभी ये भाषिक संप्रेषण भाषातर संप्रेषण, भाषेतर संप्रेषण के रूप में भी प्रयुक्त किया जा सकता है। मतलब अब देखिए कि कोई अगर दूरदर्शन पर एक विशिष्ट प्रकार के समाचार होते हैं जो मूक बधिरों के लिए होते हैं, तो उसमें केवल संकेत किए जाते हैं और उन संकेतों से वो बहरा व्यक्ति और जो गूंगा व्यक्ति है वो समझ जाता है। तो इसे बॉडी लैंग्वेज हम कहते हैं, पोस्चर्स गेस्चर्स कहते हैं। ये भाषेतर संप्रेषण भी बहुत ज़रूरी है। कभी कभी हम अपने चेहरे से बहुत सारे हाव भाव प्रकट करते हैं, केवल वाणी से नहीं, भाषा से नहीं, अपितु कभी कभी जब हमें क्रोध आता है तो एक अलग स्वरूप हमारा बन जाता है, कभी दयार्द्र भाव आ जाता है तो अलग भाव बन जाता है, कभी हम हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी चिल्लाते हैं। ये भी भाषेतर संप्रेषण है, उसको भी आपको समझना पड़ेगा। और देखिए, इस संप्रेषण का तात्पर्य स्वरूप समझने के उपरांत, उसके प्रकारों को समझने के उपरांत आपको व्यावसायिक संप्रेषण बहुत ज़रूरी है। और व्यावसायिक संप्रेषण में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है पत्राचार। व्यावसायिक पत्र लिखने बहुत ज़रूरी हैं। और इन व्यावसायिक पत्र लेखनों में आपको क्या क्या पढ़ना है, देखिए। पहले व्यावसायिक पत्र जो अत्यंत सामान्य तौर पर प्रयुक्त किए जाते हैं, पहले उनको आपको पढ़ना है। उसमें पहले आवेदन पत्र आएगा, आवेदन पत्र, उसके उपरांत प्रत्यय या साख पत्र, तीसरा संदर्भ या साख पत्र के जांच पत्र आएंगे और चौथा मूल्य ज्ञापन पत्र। ये 4 प्रकार के व्यावसायिक सामान्य पत्र होते हैं। यानी देखिए कि अगर आपको व्यापार करना है, आपको अगर व्यवसाय करना है, तो इस प्रकार के पत्र लेखन को आपको सीखना ही पड़ेगा। शायद ये प्रथम वर्ष में आपने अंग्रेजी माध्यम से पढ़ा हो, मैडम के ने जो आपको पढ़ा रहे मैडम हो या सर हो, लेकिन वो आपको हिंदी माध्यम से अब पढ़ना है, जिसमें आवेदन पत्र, जिसको हम अर्ज कहते हैं मराठी में, वो किस प्रकार लिखे जाते हैं, प्रत्यय पत्र या साख पत्र किस प्रकार लिखे जाते हैं, संदर्भ पत्र या साख के जांच पत्र किस प्रकार लिखे जाते हैं, मूल्य ज्ञापन, किसी एक वस्तु का मूल्य कोई है, उसको किस प्रकार से उसका मूल्य ज्ञापित किया जाता है, उसके पत्र किस प्रकार होते हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण भाग आपके पाठ्यक्रम में है। अब उसके उपरांत कुछ अन्य भी है, जैसे आदेशों से निरसन संबंधी पत्र, यानी कोई आदेश दिया आपने, वो अगर आदेश आपको वापस लेना है तो उसका निरसन किस प्रकार से करें, उसके संबंधी पत्र हैं। फिर उसके बाद शिकायत पत्र आ जाते हैं। अगर आपने किसी एक कंपनी से, किसी एक गांव से कोई सामान मंगवाया है, लेकिन वो समय पर प्राप्त नहीं हुआ, तो आप शिकायत उसकी कर सकते हैं।
तो शिकायत पत्र भी। फिर उसके उपरांत समायोजन पत्र, एडजस्टमेंट जिसको कहा जाता है, वो पत्र है। फिर कभी कभी अगर आपने किसी को पैसे दिए हैं और वो पैसे वापस नहीं कर रहा है तो उसका तगादा तगादा या वसूली पत्र भी उसके आपके पाठ्यक्रम में आपको सीखने हैं। इसके उपरांत विक्रय संबंधी प्रतिनिधित्व का पत्र, मतलब अगर कोई खरीद फरोख्त या बिक्री हो रही है और उस विक्रय के लिए जिम्मेदार किसी व्यक्ति का आपने प्रतिनिधि के रूप में चयन किया हुआ है, उसके प्रतिनिधित्व के संबंध में भी पत्र आप बना सकते हैं। तो इस प्रकार से 9 पत्र आपके पाठ्यक्रम में हैं जो सामान्य हैं। लेकिन इसके साथ ही कुछ विशेष व्यापारिक पत्र, व्यावसायिक पत्र भी होते हैं जिनके अंतर्गत बीमा व्यावहारिक पत्र, मतलब ध्यान रखिए वित्त वाणिज्य संबंधी अगर कोई आप बहुत बड़ा व्यवसाय कर रहे हैं तो उसमें व्यवसाय के लिए जो कच्चा माल या पैसे लगने वाले हैं या चल अचल संपत्ति लगने वाली है, उसका बीमा उतारना बहुत ज़रूरी होता है। उसके संबंधी किस प्रकार से बीमा व्यावहारिक पत्र होते हैं। और अगर आप रेल या जहाज या हवाई जहाज से कहीं से कोई माल परिवहन के द्वारा मंगाते हैं तो उसके संबंधी भी पत्र है, मतलब रेल, जहाज, हवाई जहाज द्वारा माल परिवहन से संबंधित पत्र, ये भी आपके पाठ्यक्रम में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। मतलब देखिए, हमने जो चौथा शीर्षक देखा, उस चौथे शीर्षक के अंतर्गत हमने व्यावसायिक संप्रेषण के अंतर्गत पहले ये देखा उपशीर्षक संप्रेषण तात्पर्य एवं स्वरूप। दूसरा उपशीर्षक देखा संप्रेषण के मुख्य प्रकार, भाषिक और भाषेतर। तीसरा जो हमने उपशीर्षक देखा व्यावसायिक पत्राचार। और इस व्यावसायिक पत्राचार के अंतर्गत सामान्य पत्र आते हैं जिनमें आवेदन पत्र, प्रत्यय पत्र या साख पत्र, संदर्भ पत्र या साख पत्र के जांच पत्र, मूल्य ज्ञापन पत्र, उनके उपरांत आदेशों के निरसन संबंधी पत्र, शिकायत पत्र, समायोजन पत्र, तगादा या वसूली पत्र, विक्रय प्रतिनिधित्व संबंधी पत्र, और ये सामान्य पत्र हैं। और विशेष व्यावसायिक पत्रों में बीमा व्यावहारिक पत्र और रेल, जहाज तथा हवाई जहाज द्वारा माल परिवहन से संबंधित पत्र, ये सारा पाठ्यक्रम आपके सम्मुख प्रस्तुत है। और इसके उपरांत जो हमारा 5वां शीर्षक है, उस 5वें शीर्षक के अंतर्गत क्या है महत्वपूर्ण चीज, वह है निबंध लेखन। और इस 5वें शीर्षक के अंतर्गत आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि निबंध क्या होता है, और निबंध का तात्पर्य और निबंध का स्वरूप समझने के उपरांत, निबंध के प्रकार समझने के उपरांत आपको एक विशिष्ट प्रकार आपके पाठ्यक्रम में दिखाया गया है, वह है व्यावसायिक या आर्थिक निबंध, जिसको हम रिसर्च पेपर भी कहा जा सकता है। ध्यान रखिए कि आज हमारा जीवन अर्थ प्रधान गति से चल रहा है। हम हर रोज उठ करके कहीं ना कहीं आर्थिक व्यवहार करते हैं, कहीं बाजार में जाते हैं, कभी दुकान में जाते हैं, कभी बैंक में जाते हैं, कभी ऑनलाइन व्यवहार करते हैं, कभी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर लेते हैं, अमेज़ॉन वगैरह से कुछ मंगवाते हैं। तो ये सब कुछ जो है आज इसका स्वरूप बहुत बदल चुका है। जो पहले स्वरूप था आर्थिक व्यवहारों का, वह पूरी तरह से कोलैप्स होकर के एक नया स्वरूप हमारे सामने आ रहा है। और इस स्वरूप के लिए आपको अलग अलग निबंध लिखने पड़ेंगे। जैसे देखिए कि भारत का बजट, यानी पहले रेल बजट अलग हुआ करता था, अब रेल बजट भी सामान्य बजट के साथ आ रहा है, तो उस पर आप निबंध लिख सकते हैं। और ध्यान रहे, आर्थिक या व्यावसायिक निबंध लिखते समय आपको आंकड़ों की बहुत ज़रूरत है। अगर आप आंकड़े सही प्रस्तुत करते हैं तो वह निबंध बहुत प्रभावशाली बन जाता है। अब देखिए, जैसे डॉक्टर प्रमोद बेरेलीकर जी हमारे अर्थशास्त्र के अध्यापक हैं, उनके सारे लेख अगर आप कभी बाद में देखेंगे तो किस चीज़ से संबंधित होते हैं। नया बजट आ गया, नई कुछ योजनाएं आई, कुछ नई उद्घोषणाएं हुई, तो इनसे संबंधित जो आलेख होते हैं, अगर आप मेरे ख्याल से अगर आप सकाळ नाम का जो पेपर है उसके अर्थमंथन पूर्वनी निकलती है, उसमें इस प्रकार के आर्थिक निबंध आपको
बहुत सारे मिलेंगे। उनका अगर अध्ययन आप करेंगे तो बहुत सी बातें आपको इसमें से पता चल जाएंगी और अधिक दृष्टि से उसको हम देखने का प्रयास करेंगे। देखिए, हमारा 5वां जो शीर्षक है निबंध लेखन, उसमें आपको पहले उपशीर्षक के अंतर्गत पढ़ना है निबंध का तात्पर्य क्या है, निबंध का स्वरूप क्या है, और उसके उपरांत निबंध के जो प्रकार है उनमें से एक निबंध लेखन आपको करना है, वो है वाणिज्य या आर्थिक विषय या व्यावसायिक विषय से संबंधित निबंध आपको लिखने हैं। और आए दिन देखिए, मोदी जी जब से आए तब से बहुत सारे उनके प्रधानमंत्रित्व के काल में बहुत सारे आर्थिक निर्णय लिए गए। जैसे हर व्यक्ति के लिए बैंक खाता अनिवार्य कर दिया है, बैंक खाते से आपका आधार कार्ड लिंक करा दिया गया है, आपके मोबाइल से आपका आधार कार्ड लिंक करा दिया गया है, आपके बैंक खाते से आपका मोबाइल क्रमांक जोड़ दिया गया है। इतना ही नहीं, बहुत से ऐसे परिवर्तन हो रहे, जैसे कि डीमोनेटाइजेशन हो गया बीच में, मतलब 1000 के और 500 के नोट निकाल दिए गए। यानी और आए दिन जब हम वैश्वीकरण की बात करते हैं, निजीकरण की बात करते हैं, उदारीकरण की बात करते हैं, तो ऐसे बहुत सारे नई नई चीज़ें आ रही जिसके आधार पर आप निबंध लिख सकते हैं। और अगर आप निबंध लिखते समय थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करें, इंटरनेट का सहारा लें, जैसे मैंने अर्थमंथन की पुरवनी की बात कही, और ऐसे बहुत सारे आर्थिक विषयों की बहुत सारी पत्रिकाएं हैं, हमारे महाविद्यालय में भी कुछ आती हैं, उनका अगर अध्ययन आप करेंगे, ये वो तो या तो अंग्रेजी में होंगी या फिर मराठी में होंगी, तो उनका हिंदी अनुवाद करना भी आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। वो तो ये बहुत अच्छी महत्वपूर्ण बातें हैं, और इन बातों को लेकर के आपको ठीक ढंग से पढ़ना है। ध्यान रहे, हमारे 5 शीर्षक जो हैं, भाषा और भाषा शिक्षण संबंधी हो, या उसके उपरांत संप्रेषण से संबंधित हो, या उसके उपरांत निबंध लेखन से संबंधित हो, या प्रयोजनमूलक हिंदी से संबंधित हो। मतलब देखिए, पहला शीर्षक जो भाषा और भाषा शिक्षण संबंधित है, दूसरा प्रयोजनमूलक हिंदी से संबंधित है, तीसरा आपका वित्त वाणिज्य से संबंधित भाषा से है, उसके उपरांत आपको व्यावसायिक पत्र लेखन से संबंधित चौथा शीर्षक है, और 5वां शीर्षक है आपका निबंध लेखन। खास करके आपको व्यावसायिक निबंध लिखने पड़ेंगे। तो ये जो पाठ्यक्रम हमारा है, वो पाठ्यक्रम बहुत बड़ा है, व्यापक है, और उस व्यापक पाठ्यक्रम को अगर आप समझना चाहते हैं तो संप्रेषण मूलक एवं व्यावसायिक हिंदी नाम की पुस्तक आपके लाइब्रेरी में है, वो लीजिए। कभी अगर आ जाएं महाविद्यालय में तो शुरू करें। अभी नई प्रतियां उसकी मंगवाई है, क्योंकि पहली बार वो पाठ्यक्रम हमारे महाविद्यालय में शुरू हुआ है द्वितीय वर्ष के लिए। तो ये आपको ज़रूर समझना है कि किस प्रकार से आप उसको अधिक से अधिक सामान्य रूप से पढ़ने की आप कोशिश करेंगे। और ध्यान रखिए, हम जितने विद्यार्थी हैं उतने ही हम परीक्षार्थी भी हैं, और परीक्षार्थी होने के नाते आपको क्या समझना है। ध्यान रखिए, प्रश्न पत्र का प्रारूप केवल 2 मिनट में हम इसे पूर्ण करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारा समय लगभग समाप्त होते आ रहा है। केवल हमारे अभी 7 मिनट बाकी हैं, तो उसमें से कुछ 1-2 बातें मैं प्रश्न पत्र का प्रारूप और अंक विभाजन से संबंधित रखूँगा। आपके संपूर्ण परीक्षा के लिए 3 घंटों का कालावधि दिया गया है, और इन 3 घंटों में आपकी 80 अंकों की परीक्षा होने वाली है। और इन 80 अंकों की परीक्षा में कुछ सूचनाएं दी गई हैं आपको। पहली सूचना ये दी गई है कि पहला प्रश्न अनिवार्य है, जो बहुविकल्पीय होगा। पहला प्रश्न अनिवार्य है, जिसमें अ, ब, क, ड मतलब उसके माध्यम से 5-5 अंकों के 4 प्रश्न होंगे, और इन 4 प्रश्न में 5-5 प्रश्न होंगे जो एक बहुविकल्पीय होंगे, मल्टी ऑप्शनल होंगे। एक वाक्य में उत्तर लिखिए, इस प्रकार के 5 प्रश्न होंगे। रिक्त स्थानों की आपूर्ति कीजिए, इस प्रकार के 5 प्रश्न होंगे। और सही या गलत इस प्रकार से भी 5 प्रश्न होंगे। मतलब ये 20 अंकों का जो प्रश्न है, उसमें से 20 में से 20 अंक आपको प्राप्त भी हो सकते हैं। ये बहुत है, और ये अनिवार्य प्रश्न है।
और दूसरी सूचना ये दी गई है कि प्रश्न क्रमांक 2 से लेकर के प्रश्न क्रमांक 7 में से किन्हीं 4 प्रश्नों का ही उत्तर लिखना है। मतलब ये जो 6 प्रश्न हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, ये इन 6 प्रश्नों में से 2 प्रश्न आप ऑप्ट आउट कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। और इनमें से दूसरा प्रश्न होगा ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। हो सकता है कि भाषा शिक्षण या अन्य किसी बात को लेकर के कोई प्रश्न, आपको एक वाक्य दिया जाएगा, उस वाक्य पर का आपको 15 अंकों के लिए व्याख्या उसकी करनी है। तीसरा प्रश्न होगा दीर्घोत्तरी, 15 अंकों के लिए। चौथा प्रश्न होगा दीर्घोत्तरी, 15 अंकों के लिए। पांचवा प्रश्न होगा पाठ्यक्रम पर दीर्घोत्तरी प्रश्न, 15 अंकों के लिए। छठा प्रश्न भी होगा 15 अंकों के लिए, लेकिन सातवां प्रश्न जो है वह टिप्पणियां लिखने के लिए है, 15 अंकों के लिए। और इनमें से 5 टिप्पणियां दी जाएंगी, 5 में से किन्हीं 3 को आपको लिखना है। यानी आपको देखा जाए तो बीए और बीएससी की तुलना में आपके पाठ्यक्रम का स्वरूप बहुत ही क्या कहेंगे, विद्यार्थियों के लिए काम का है। यानी अगर कोई कठिन प्रश्न है, आप उसे टाल भी सकते हैं, ऑप्शन आपको ज़्यादा हैं, और उसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी, बहुपर्यायी प्रश्न भी हैं। साथ ही साथ देखिए, ये जो 80 अंकों का, यानी देखिए कि पहला प्रश्न 20 अंकों का, दूसरा से लेकर 7वें 15-15 अंकों के, इस प्रकार 80 अंकों का जो प्रश्न पत्र है, इसके साथ ही अंतर्गत मूल्यांकन 20 अंकों का है आपका, जिसमें से मौखिकी तोंडी परीक्षा जो है वह 10 अंकों के लिए है, और गृह कार्य जो है आपका, जो होम असाइनमेंट जिसको कहा जाता है, वह 10 अंकों के लिए। मतलब ये जो अंतर्गत मूल्यांकन 20 अंक, जिसमें से मौखिक परीक्षा के लिए 10 अंक और होम असाइनमेंट के लिए 10 अंक, इस प्रकार से 20 अंक, यानी टोटल देखा जाए तो प्रश्न पत्र 80 अंकों का, अंतर्गत मूल्यांकन 20 अंकों का, इस प्रकार कुल मिलाकर के 100 अंकों की आपकी परीक्षा है। और मुझे ये लगता है कि अगर आपने पाठ्यक्रम पर थोड़ा अधिक ध्यान दिया, ध्यान रखिए आपको ये सब कुछ पढ़ाया जा रहा है, केवल आपको ये हिंदी माध्यम से पढ़ना पड़ेगा। अगले सत्र में तो बहुत ज़्यादा वित्त वाणिज्य से संबंधित बहुत सारी और भी बातें होंगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज इतना काफ़ी है। आज हमने पाठ्यक्रम को एक बार फिर से पुनरावृत्त किया हुआ है, और साथ ही साथ हमने ये भी देखने की कोशिश की है कि प्रश्न पत्र का प्रारूप क्या है, अंक विभाजन कैसा है, और अंतर्गत मूल्यांकन के लिए 20 अंकों का निर्धारण किस प्रकार किया गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज के दिन इतना काफ़ी है। एक बार देखना चाहता हूँ कि आपने कौन, हाँ, यानी आवाज़ सुनाई दे रही है, इसके बारे में आपने कुछ वक्त मतलब ओके ओके लिखा था। ठीक है, आज हम यहाँ रुक जाते हैं। आज केवल आप अकेले ज्वाइन हुए हैं, और मैं एक छात्रों के प्रति एक थोड़ा सा अलग रवैया अपनाता यह हूँ कि जो छात्र किन्हीं कारणों से गूगल मीट पर ज्वाइन नहीं हो पाते हैं, शामिल नहीं हो पाते हैं, उनके लिए ये यूट्यूब लिंक, थोड़ा सा डाटा हमारा ज़्यादा उसमें खर्च होता है, ये सही है, लेकिन यूट्यूब लिंक मैं आपको ज़रूर भेजता हूँ। और उस यूट्यूब लिंक को अगर आप कभी भी टच करके देखेंगे, आपका इंटरनेट अगर चालू है, तो हर चीज़ आपको आगे पीछे कर करके भी आप आपकी इच्छा पूर्वक देख सकते हैं। कोई प्रश्न अगर आपको है तो आप बोलें, गायकवाड़ जी। ठीक है, इतना। नोट्स करे थे। हाँ, नोट्स हाँ मिल सर। जाएंगे आपको, नोट्स मिल हाँ जाएंगे, चिंता नहीं करनी है। और अगर आपको नोट्स भली भांति चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो हम पीडीएफ या पीपीटी डालेंगे उसको सेव करके रखना पड़ेगा आपको बाद में, या प्रिंट आउट निकाल कर रखना पड़ेगा, जिसके आधार पर। और कॉलेज में जाकर के जिस पुस्तक जो हम पाठ पढ़ा रहे हैं ना, उस पाठ की पुस्तक का आपने फ़ोटो निकाल कर भी रख दी, तो भी उसका काम चल सकता है। कोई कठिन बात नहीं। ठीक है, आज यहाँ रुक जाते हैं। और आशा है कि कल की तासिका में और अधिक छात्र सम्मिलित होंगे, क्योंकि ये सब आप लोगों के लिए चल रहा है, मेरे लिए नहीं। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद, आज रुक जाते हैं यहाँ।